Hi everyone, welcome back to my channel. This is Karna Gural. I'm starting a new series of complete economy revision for the exams like UPSC prelims or state PCS prelims. So it will be helpful for both of the exams. And अभी तक अगर आप मेरे चैनल को फॉलो कर रहे हैं तो आपको पता होगा कि मैं चीज़ें जो है बहुत ही फास्ट पेस में कवर कर रही हूँ. ऐसा नहीं करेंगे कि एकदम एक लेक्चर को एक टॉपिक को जो है वो हम 1-2 घंटा डिस्कस करेंगे, वैसा नहीं चलेगा. एक क्विक रिवीजन होगा कि अगर आपने पहले एक बार कहीं से मृणाल सर के लेक्चर्स देखे हुए हैं या अगर नहीं भी देखे हैं तब भी आपको ये समझ में आएगा. बट इसको मैंने बहुत ही कम टाइम में ज़्यादा चीज़ें कवर करने की कोशिश करूँगी. So without any further delay, let's get started now. So firstly we will see what is economics. Meaning क्या है economics का? The word has originated from a Greek word called oikonomikos. Oikos का means होता है home and nomos means management. तो it means home management आप कैसे करते हो. आपके घर में जो भी आमदनी आ रही है, जो भी खर्चा हो रहा है, उस सभी चीज़ों को आप कैसे मैनेज करते हो, वो चीज़ होती है इकोनॉमिक्स. ठीक है. इकोनॉमी मीन्स स्टेट ऑफ अ कंट्री और अ रीजन इन टर्म्स ऑफ प्रोडक्शन, कंजम्पशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज एंड सप्लाई ऑफ मनी. उस कंटेक्स्ट में जो है एक कंट्री की, एक रीजन की क्या स्टेट है इन दीज टर्म्स की प्रोडक्शन ऑफ गुड्स कैसे हो रही है, कंजम्पशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज कैसे हो रहा है, सप्लाई ऑफ मनी कैसे है, ये सब चीज़ों को जो उसकी जो स्टेट है दैट इज कॉल्ड एज इकोनॉमी. एंड इकोनॉमी को जो जिसमें हम स्टडी करते हैं दैट सब्जेक्ट इज कॉल्ड एज इकोनॉमिक्स. ठीक है. ये बेसिक चीज़ें थी, पता होंगी आपको. नाउ टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक्स. सो फर्स्ट इज माइक्रो इकोनॉमिक्स, देन मैक्रो इकोनॉमिक्स. अगर फर्स्टली हम बात करते हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स की. मैक्रो इकोनॉमिक्स डील करता है, मैक्रो मीन्स लार्ज. ठीक है. तो लार्ज मीन्स ओवरऑल इकोनॉमी कैसे काम कर रहा है, ब्रॉडर वे में देखता है ये कि ओवरऑल इकोनॉमी किसी कंट्री की या किसी रीजन की वो कैसे काम कर रही है. सो इट स्टडीज ब्रॉड एस्पेक्ट्स, जैसे कि एम्प्लॉयमेंट कैसे है पूरी कंट्री में, जीडीपी कैसी है पूरी कंट्री की या पूरे रीजन की, जैसे ग्लोबल जीडीपी हो गया या नेशनल जीडीपी हो गया, इन्फ्लेशन कैसी है पूरे कंट्री में, नेशनल इनकम कैसी है, पॉवर्टी कैसी है, मतलब ब्रॉड चीज़ों को देखता है. ठीक है. वर्ल्ड इकोनॉमिक इम्पैक्ट, वर्ल्ड इकोनॉमिक इवेंट्स क्या हो रहे हैं, उनके इम्पैक्ट क्या रहेंगे नेशनल इकोनॉमी पे. तो ऑल दीज थिंग्स आर स्टडीड इन मैक्रो इकोनॉमिक्स. नाउ व्हाट इज माइक्रो इकोनॉमिक्स. माइक्रो मीन्स स्मॉल, मतलब ये स्मॉल एस्पेक्ट्स पे, इंडिविजुअल एस्पेक्ट्स पे जो है फोकस करेगा. It is concerned with how supply and demand interact in the individual market. इंडिविजुअल मार्केट में जैसे मान लो कोई एक कार की मार्केट है. ठीक है. फॉर एग्जाम्पल कार की एक मार्केट है, तो वहाँ पे कैसे सप्लाई एंड डिमांड काम कर रही है एंड हाउ दोज इंटरेक्शंस डिटर्मिन द प्राइस लेवल ऑफ द गुड्स. ठीक है. अब यहाँ पे एक आपको बेसिक कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए कि सप्लाई डिमांड एंड प्राइस का क्या रिलेशन होता है. ठीक है. तो जब भी किसी चीज़ की सप्लाई जो है वो ज़्यादा होती है, सप्लाई इंक्रीज अगर करती है तो प्राइसेस जो है वो कम हो जाते हैं. गुड्स एंड सर्विसेज के प्राइसेस कम हो जाएंगे. सिमिलरली अगर सप्लाई जो है वो कम होती है, मतलब कोई चीज़ कम अमाउंट में है मार्केट में अवेलेबल. आप कॉमन से एग्जांपल ले लो, जैसे आप लोग अपना ओनियन वगैरह लेने जो है मार्केट में गए हो. अगर 10 लोग वहाँ पे ओनियन बेच रहे हैं, ठीक है, बहुत सारे लोग ओनियन बेच रहे हैं, तो आपके पास ज़्यादा ऑप्शन है ना, मतलब सप्लाई ज़्यादा है ओनियन की. ठीक है. आपके पास ऑप्शन ज़्यादा अवेलेबल है. ये बंदा अगर थोड़ा महंगा दे रहा है, आप किसी और के पास चले जाओगे. ठीक है. तो वहाँ पे सप्लाई जब ज़्यादा है तो प्राइसेस जो है आपको कम मिल जाते हैं. ठीक है. आप नेगोशिएट कर पाते हो. बट जब सप्लाई ही कम है, 2 ही लोग ओनियन बेच रहे हैं, तो आपको अगर वो ये भी ज़्यादा प्राइस में दे रहा है, ये भी ज़्यादा में दे रहा है, मतलब वहाँ पे आपको कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है और वहाँ पे प्राइस जो है वो ज़्यादा हो जाते हैं चीज़ों के. ठीक है. सिमिलरली डिमांड का अगर आप देखें, जिस चीज़ की डिमांड ज़्यादा होगी तो प्राइस भी जो है वो उसका ज़्यादा हो जाएगा. एंड अगर डिमांड कम है तो उसका प्राइस कम रखेंगे. एंड माइक्रो इकोनॉमिक्स में और क्या चीज़ है कि इट एग्जामिन्स द इकोनॉमिक बिहेवियर. इकोनॉमिक बिहेवियर को यहाँ पे स्टडी करते हैं. ठीक है. तो बेसिक क्या होता है, सप्लाई एंड डिमांड किसी भी एक इंडिविजुअल मार्केट की देखता है, प्राइस लेवल कैसे डिटर्मिन होगा वो देखता है, इकोनॉमिक बिहेवियर ऑफ इंडिविजुअल एक्टर्स वो देखता है, जैसे किसी फर्म का इकोनॉमिक बिहेवियर कैसा है, कंज्यूमर का कैसा है, लेबर का कैसा है. तो बेसिकली ये माइक्रो एस्पेक्ट पे फोकस करता है. और किस किस टाइप की इकोनॉमिक्स होती है, तो जैसे कैपिटलिस्ट इकोनॉमी अगर आप देखें, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी को कहते हैं मार्केट इकोनॉमी, जिसमें मार्केट जो है वो खुद
सप्लाई और डिमांड के बेसिस पे प्राइसेस जो है वो डिटर्मिन करेगा। ठीक है, मार्केट में कितनी सप्लाई है, कितनी डिमांड है, उसके हिसाब से प्राइसेस जो है वो डिटर्मिन होंगे। एडम स्मिथ जो है, उनकी एक वर्क है उनका वेल्थ ऑफ नेशंस 1976 का। इसमें इन्होंने कॉन्सेप्ट दिया था कैपिटलिस्ट इकोनॉमी का या फिर मार्केट इकोनॉमी का। इन्होंने कहा था कि मार्केट इकोनॉमी जो है वहाँ पे एक इनविजिबल हैंड वर्क कर रहा होता है। ठीक है, इनविजिबल हैंड वर्क करता है जो कि मार्केट को कंट्रोल करता है। तो वहाँ पे गवर्नमेंट की कोई भी इंटरफेरेंस की जरूरत नहीं है। ठीक है, इनविजिबल हैंड जो है वही पूरा मार्केट इकोनॉमी को चला सकता है। तो दिस इज बेस्ड ऑन प्राइवेट ओनरशिप। ठीक है, यहाँ पे प्राइवेट ओनरशिप होती है, प्रोडक्शन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स सब कुछ जो है वो प्राइवेटली कंट्रोल किया जाता है। यहाँ पे गवर्नमेंट इंटरफेयर नहीं करती है एंड यहाँ पे सप्लाई एंड डिमांड जो है वही वो रन करता है इन अकॉर्डेंस विद द पीपल्स नीड। जैसे यूएस की इकोनॉमी है वो प्राइवेट इकोनॉमी है या मार्केट इकोनॉमी है, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी है। नाउ लेट्स कम टू द सोशलिस्ट इकोनॉमी। सोशलिस्ट इकोनॉमी क्या होती है? स्टेट इकोनॉमी। यहाँ पे स्टेट जो है वो कंट्रोल करता है मार्केट को। ठीक है, तो ये जर्मन फिलोसोफर कार्ल मार्क्स जो है उन्होंने ये कॉन्सेप्ट दिया था। इन्होंने कहा था कि मीन्स ऑफ प्रोडक्शन यहाँ पे सोशली ओन्ड होने चाहिए। ठीक है, सोसाइटी ओन करनी चाहिए एंड वो ह्यूमन नीड्स को फुलफिल करने के लिए होना चाहिए रादर देन टू क्रिएट प्रॉफिट्स। प्रॉफिट मेकिंग जो है वो कैपिटलिस्ट इकोनॉमी का फीचर है। ठीक है, और टू मीट ह्यूमन नीड्स इसके लिए बेसिक हमने अगर चीज़ें प्रोड्यूस करनी है वो सोशलिस्ट इकोनॉमी या स्टेट इकोनॉमी का जो है वो एक कॉन्सेप्ट है। ठीक है, इसी को वेलफेयर इकोनॉमी भी बोलते हैं, सोशलिस्ट इकोनॉमी को वेलफेयर इकोनॉमी भी बोलते हैं क्योंकि इट इज़ अबाउट मीटिंग ह्यूमन नीड्स। देन कलेक्टिव ओनरशिप जिसको कम्युनिज्म भी कहते हैं। देखो ये थोड़ा सा ऑप्शनल का कॉन्सेप्ट हो गया कि बेसिकली मार्क्स ने दिया था कम्युनिज्म। ठीक है, कलेक्टिव ओनरशिप होगा, कम्युनिटी जो है वो सारी चीज़ें जो है मोड्स ऑफ प्रोडक्शन डिस्ट्रीब्यूशन सब कुछ ओन करके रखेगी, वही कंट्रोल करेगी। बट बाद में इसको जिस तरीके से इम्प्लीमेंट किया गया यूएसएसआर में, फॉर्मर यूएसएसआर में, तो वो जो है उसका सोशलिस्ट वर्जन जो है वो इम्प्लीमेंट किया गया था बाय लेनिन। ठीक है, तो ये कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन है। एंड यहाँ पे ये बोलते हैं कि हाँ स्टेट का भी रोल है टू असिस्ट द इकोनॉमी, जबकि कम्युनिज्म में कहा जाता था, जो कार्ल मार्क्स से वो कहते थे कि कम्युनिज्म जब आएगा तो सारा कुछ गवर्नमेंट पीपल जो है वो ओन करेंगे एंड गवर्नमेंट जो है वो विदर अवे कर जाएगी। ठीक है, स्टेट विल विदर अवे, मतलब चली जाएगी, गवर्नमेंट की नीड ही नहीं होगी। बट एक्चुअल में जो बाद में इसका डाइल्यूटेड वर्जन आ गया कि हाँ कलेक्टिव ओनरशिप होगी लेकिन सब कुछ स्टेट जो है वो कंट्रोल करेगी। ठीक है, आई होप ये ज़्यादा आपको कंफ्यूजिंग नहीं लगा होगा। ठीक है, तो फॉर्मर यूएसएसआर में ये इम्प्लीमेंट हुआ था। प्रेजेंटली अगर आप देखें चाइना एंड क्यूबा में ये इम्प्लीमेंट होता है सोशलिस्ट इकोनॉमी। सेंट्रलाइज्ड इकोनॉमी होती है, यहाँ पे ऑब्वियसली गवर्नमेंट कंट्रोल कर रही है एंड नॉन मार्केट इकोनॉमी कहते हैं। मिक्स्ड इकोनॉमी क्या है? इसमें पब्लिक और प्राइवेट यूनिट्स जो है दोनों काम करेंगे, मतलब यहाँ पे कैपिटलिस्ट भी है सोशलिस्ट भी है। जॉन कीन्स जो है इन्होंने ये दिया था, इन्होंने कहा था कि जो कैपिटलिस्ट इकोनॉमी है उसमें कुछ रेक्टिफिकेशन करने की ज़रूरत है, मतलब उसमें वेलफेयर एस्पेक्ट भी ऐड करने की ज़रूरत है। ठीक है, और इंडिया और यूके जो है वो मिक्स्ड इकोनॉमी को फॉलो करते हैं। अब हम चलते हैं सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी पे, कौन कौन से सेक्टर्स है इकोनॉमी के। तो प्राइमरी सेक्टर है, सेकेंडरी है, टर्शरी है, क्वार्टरनरी है एंड क्वीनरी है। ठीक है, तो प्राइमरी सेक्टर की अगर हम बात करते हैं, ये होता है प्राइमरी मीन्स जो आपने रॉ मटेरियल से एक्सट्रैक्ट करना है, मतलब जो आपको नेचुरली जितने भी रिसोर्सेज अवेलेबल है वहाँ पे आपने एक्सट्रैक्ट करनी है चीज़ें। ठीक है, तो प्राइमरी वो हो जाएगा। जैसे फार्मिंग हो गया, नेचुरल रिसोर्सेज से आप फार्मिंग कर रहे हो, फिशिंग हो गया, ये भी नेचुरल रिसोर्सेज से। एंड वहाँ पे जो वर्कर्स इन्वॉल्व होते हैं उनको कहते हैं रेड कॉलर वर्कर्स। ठीक है, तो जो फार्मर्स हो गए, फिशरमैन हो गए, ठीक है, तो वो सारे रेड कॉलर वर्कर्स हो गए। सेकेंडरी होता है जहाँ पे फिनिश गुड्स बनती हैं। प्राइमरी मीन्स जहाँ से रॉ मटेरियल आ रहा है। ठीक है, सेकेंडरी मीन्स जहाँ पर फिनिश गुड्स बन रही हैं। कहाँ पे बनेंगी? जहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग होगी। ठीक है, इंडस्ट्रीज में होगा। एंड यहाँ पे इस पे यूटिलिटीज़ क्या होती हैं, जैसे इलेक्ट्रिसिटी, गैस, ये सब यूज़ करके मैन्युफैक्चरिंग करते हैं। ठीक है, कंस्ट्रक्शन सेक्टर हो गया, वहाँ पे भी कोई चीज़ बन रही है। ठीक है, कोई बिल्डिंग तैयार हो रही है, फिनिश गुड्स तैयार हो रही हैं, तो वो भी हो जाएगा सेकेंडरी गुड्स। ठीक है, सेकेंडरी सेक्टर हो गया, फिनिश गुड्स वहाँ पे बनती हैं एंड इनको कहते हैं ब्लू कॉलर वर्कर्स। ठीक है, प्राइमरी में रेड कॉलर, सेकेंडरी में ब्लू कॉलर। देन टर्शरी में आता है सर्विस सेक्टर। ठीक है, यहाँ पे रॉ मटेरियल आया, फिनिश गुड्स दैट इज मैन्युफैक्चरिंग, देन सर्विस सेक्टर। एंड सर्विस सेक्टर वालों को बोलते हैं वाइट कॉलर जॉब्स। ठीक है, जैसे कि जो सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, फाइनेंशियल सर्विसेज हो गए, बैंकिंग हो गई, ठीक है, कम्युनिकेशन सर्विसेज, रिटेल सर्विसेज, हॉस्पिटैलिटी, लेजर, होटल्स वगैरह जो होते हैं, रियल एस्टेट होता है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, सारी सर्विसेज जो हैं वो टर्शियरी सेक्टर में आती हैं। एंड
पर्टिकुलरली जो ऐसा माना जाता है कि कुछ जॉब्स है जो कि वुमेन के लिए रिजर्व्ड है ट्रेडिशनली, तो उनको कहते हैं पिंक कॉलर जॉब्स, ठीक है। एंड जैसे नर्सिस का हो गया, केयर वर्कर्स हो गए। नेक्स्ट इज क्वार्टरनरी सर्विसेज, क्वार्टरनरी सेक्टर। तो यहाँ पे आती है आपकी एडवांस्ड सर्विसेज। यहाँ पे क्या था, सर्विसेज थी टर्शियरी में, अब कुछ एडवांस्ड सर्विसेज होती हैं, जैसे रिसर्च एंड डेवलपमेंट हो गया, ठीक है, तो उनको कहते हैं क्वार्टरनरी सर्विसेज, ठीक है। एंड क्वीनरी सर्विस क्या होता है, ये हो गया एकदम टॉप नोच के जो डिसीजन मेकर्स होते हैं ना, ये भी सर्विसेज में ही आते हैं, लेकिन ये डिसीजन मेकिंग वाला सर्विस प्रोवाइड करते हैं, ठीक है, जैसे ब्यूरोक्रेट्स हो गए, इनको कहते हैं गोल्ड कॉलर वर्कर्स। आई होप ये भी क्लियर होगा आपको, ठीक है। अब चलते हैं जीडीपी पे, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। तो ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट क्या है, डोमेस्टिक प्रोडक्ट मतलब जो आपके डोमेस्टिक टेरिटरी में प्रोड्यूस हो रहा है, ये वर्ड याद रखना, ठीक है। इट इज़ द टोटल वैल्यू ऑफ ऑल द फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज, मतलब जो मार्केट में आ गई है फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज बन के, प्रोड्यूस विद इन द जोग्राफिकल बाउंड्रीज ऑफ द कंट्री। तो बेसिकली वही डोमेस्टिक टेरिटरी में जो भी चीज़ें प्रोड्यूस हो रही है ड्यूरिंग अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम, उनकी सभी की फाइनल वैल्यू, मार्केट वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज, उसको बोलते हैं जीडीपी। अब जीडीपी में कौन कौन सी चीज़ें इंक्लूड होती हैं, कौन सी नहीं होती हैं, वो ध्यान में रखेंगे। कोई फॉरेनर है, कोई इंडियन है, फॉरेनर हो गया चाहे या इंडियन है जो कि इंडिया में कुछ प्रोड्यूस कर रहा है, तो इंडियन टेरिटरी में प्रोड्यूस हो रहा है ना, तो इट विल बी इंक्लूडेड इन जीडीपी। अब इंडिया के जो शिपिंग वेसल्स हैं या एयरक्राफ्ट है जो कि बाहर की टेरिटरी में ऑपरेट कर रहे हैं, वो भी इंडियन जीडीपी में काउंट होता है, क्योंकि शिपिंग वेसल, वो जो वेसल है वो तो अपनी टेरिटरी में आती है, ठीक है, मतलब एक तरह का आपका वो खुद का प्रोडक्ट है। एंड एयरक्राफ्ट जो है वो भी आपका जो है डोमेस्टिक टेरिटरी में ही काउंट किया जाएगा, तो ये जीडीपी में आपका काउंट होगा, बस इतना ध्यान में रख लो। एम्बसीज जो है हमारी, कंसुलेट्स ऑफ इंडिया है अब्रॉड, ठीक है, वो भी एक तरह का हमारी ही टेरिटरी मानी जाएगी, एंड उसमें जो भी चीज़ें प्रोड्यूस हो रही हैं, सर्विसेज प्रोड्यूस हो रही हैं, दे विल बी इंक्लूडेड इन जीडीपी। कौन सी चीज़ें इंक्लूड नहीं होंगी जीडीपी में, सेल्स ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस आउटसाइड इंडिया। अब जो चीज़ बाहर इंडिया के प्रोड्यूस हुई है एक्सेप्ट दीज, ठीक है, ये दो जो है इनको छोड़ के, तो उनकी सेल वगैरह अगर हो रही है वो जीडीपी में नहीं आएगी। ट्रांसफ़र पेमेंट, ट्रांसफ़र पेमेंट क्या होती है, जो गवर्नमेंट एक तरह का वेलफेयर प्रोग्राम के थ्रू आपको दे रही है, मतलब गिफ्ट की तरह दे रही है आपको, या वेलफेयर मेजर की तरह दे रही है, उसमें आप कोई एक्टिविटी नहीं कर रहे, ठीक है, कोई भी चीज़ प्रोड्यूस नहीं कर रहे आप, तब भी आपको वो चीज़ मिल रही है, इन पेमेंट आपको कैश मिल रही है, तो वो कहेंगे हम उसको ट्रांसफ़र पेमेंट्स। जैसे कि पेंशन मिलती है, ठीक है, वेलफेयर प्रोग्राम्स हो गए, या फिर अनएम्प्लॉयमेंट भत्ता जो हमको मिलता है, ठीक है, अनएम्प्लॉयमेंट कंपनसेशन, तो आपने उसमें काम किया नहीं कुछ, लेकिन आपको तभी बदले में जो है एज अ कंपनसेशन जो आपको मिल गया। इंटरेस्ट पेमेंट जो आप करते हो वो भी जीडीपी में काउंट नहीं होती है, ठीक है, तो अगर मान लो कोई लोन है उसके ऊपर जो भी इंटरेस्ट अर्न हो रहा है, तो दैट इज़ नॉट काउंटेड इन जीडीपी। क्लियर। देन इंटरमीडिएट गुड्स जो भी होती हैं, जैसे सब्सिडीज हो गई, ठीक है, वो इंटरमीडिएट गुड में आती है। अब देखो इंटरमीडिएट गुड्स जो है वो क्यों काउंट नहीं करेंगे हम जीडीपी में, बिकॉज उस गुड को प्रोड्यूस, मान लो आपने एग्जाम्पल के थ्रू जैसे हम देखेंगे, आपने फर्नीचर बनाना है, ठीक है, फर्नीचर है आपका फाइनल गुड एंड सर्विसेज, मतलब फाइनल गुड है, आपने इसको जीडीपी में इंक्लूड करेंगे आप, ठीक है, बट क्या आप वुड को काउंट करेंगे जो फर्नीचर में एक तरह का इनपुट यूज हुआ है, ये एक इंटरमीडिएट गुड है? नो, बिकॉज अगर आप वुड को अलग से काउंट करोगे जीडीपी में, फर्नीचर को अलग से काउंट करोगे, ये फर्नीचर भी तो इसी वुड का बना हुआ है ना, तो उसकी डबल काउंटिंग हो जाएगी, ठीक है, तो इसीलिए इसको हम यहाँ पे काउंट नहीं करेंगे। तो ये था आपका जीडीपी। नाउ नेक्स्ट इज जीएनपी, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। तो ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट नाम से ही समझ में आ रहा है, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट मीन्स जो आपके नेशनल्स प्रोड्यूस कर रहे हैं, ठीक है, किसी भी कंट्री के जो नेशनल्स होते हैं, नेशनल्स ऑफ अ कंट्री, वो प्रोड्यूस कर रहे हैं कोई भी चीज़, चाहे वो इंडिया में प्रोड्यूस कर रहे हैं, चाहे वो आउटसाइड इंडिया प्रोड्यूस कर रहे हैं, ठीक है, इधर दे आर प्रोड्यूसिंग देम इनसाइड और आउटसाइड द कंट्री, बट प्रोड्यूस्ड बाय नेशनल्स ऑफ अ कंट्री, तो उसको हम कहेंगे ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, ठीक है। तो मनी वैल्यू ऑफ द टोटल प्रोडक्शन और आउटपुट ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज जो कि नेशनल्स ऑफ अ कंट्री प्रोड्यूस करते हैं ड्यूरिंग अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम, जनरली एक ईयर का टाइम जो है इसको माना जाता है। In the calculation of GNP, we include the money value of goods and services produced by the nationals outside the country, ठीक है। अब अगर हम देखें ये टेरिटरी स्पेसिफिक नहीं है, ये नेशनल स्पेसिफिक है, ठीक है, एक ये चीज़ हो गई। एंड ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट जो है दिस इज इक्वल टू जीडीपी, जो आपने पहले देखा जीडीपी क्या है,
प्लस इसमें आपको ऐड करना होता है नेट फैक्टर इनकम अर्नड फ्रॉम अब्रॉड। ठीक है, ये चीज़ आपको समझनी है, नेट फैक्टर इनकम क्या होती है। सपोज एक पर्सन है जो कि एक्स कंट्री का नेशनल है, ठीक है, एंड वो पर्सन जो है वो वाई कंट्री में जाके काम कर रहा है, तो वहाँ से जो वो इनकम अर्न करके आ रहा है वो हो गया ये चीज़। ठीक है, मतलब वो हमने उस पर्सन ने जो है वो इनको अपनी सर्विसेज या गुड्स जो है वो बेची, ठीक है, और बदले में इनको इनकम हुई, तो इसने ये अपनी गुड्स एंड सर्विसेज एक्सपोर्ट की, ठीक है, एंड इनकम अर्न की फ्रॉम अब्रॉड। इसमें से हम माइनस कर देंगे फैक्टर इनकम पेड टू फॉरेन नेशनल्स, ठीक है, या इसको हम कहेंगे इम्पोर्ट। नाउ सपोज कि आप वही एक्स कंट्री की बात करो, आपकी कंट्री है एक्स, ठीक है, वहाँ पे कोई वाई कंट्री का नेशनल जो है वो यहाँ पे आके काम कर रहा है, कोई गुड्स एंड सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है, मतलब आपकी कंट्री ने जो है वो गुड्स एंड सर्विसेज इंपोर्ट की इस पर्सन से, इस वाई कंट्री के किसी नेशनल से, तो वो आपका हो गया कि आपने इंपोर्ट की सर्विसेज, ठीक है, एंड बदले में आपको जो है वो इनकम, आपने ये वाली कंट्री जैसे इनकम पे की इस पर्सन को, ठीक है, तो वही चीज़ बोल रहे हैं नेट फैक्टर इनकम अर्न फ्रॉम अब्रॉड क्या है कि फैक्टर इनकम अर्नड फ्रॉम अब्रॉड, मतलब जो आपके नेशनल्स ने बाहर से अर्न किया है, माइनस कर देंगे इसमें फैक्टर इनकम पेड टू फॉरेन नेशनल्स, ठीक है, जो फॉरेन नेशनल्स ने आपकी कंट्री से जो है अर्न किया है, या हम कह सकते हैं इसको एक्सपोर्ट माइनस इम्पोर्ट, ठीक है। बट इंडिया के केस में क्या होता है, एक्सपोर्ट जो है वो कम है एज कम्पेयर टू इम्पोर्ट, मतलब हम लोग जो है वो अपनी सर्विसेज कम एक्सपोर्ट करते हैं, ठीक है, हमारे जो पर्सनस हैं, हमारे नेशनल्स जो है वो ये इनकम जो है वो कम अर्न करते हैं फ्रॉम अब्रॉड एज कम्पेयर टू जो भी हमारी इम्पोर्ट होती है, या जो भी फॉरेन नेशनल्स ने इनकम अर्न की है, ठीक है, तो इसीलिए हमारा उसकी वजह से NFIA जो है वो नेगेटिव आता है। इस चीज़ की वजह से हमारा GDP जो है वो GNP से ज़्यादा बड़ा होता है। वाई, देखो फॉर्मूला क्या है GNP का, ये आपको याद रखना है, GNP इज इक्वल टू GDP प्लस NFIA, ठीक है। अब NFIA जब आपका नेगेटिव में हो गया, ठीक है, NFIA नेगेटिव में हो गया तो नेगेटिव वाला उधर जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, तो GDP इज इक्वल टू GNP प्लस NFIA हो जाएगा। इट मीन्स GDP जो है वो बड़ा हो जाएगा एज कम्पेयर टू, मतलब व्हेन वी टॉक अबाउट इंडिया, ठीक है। अब नेक्स्ट करते हैं NNP क्या होता है, तो हमने GNP तो देख लिया, अब NNP क्या होता है, तो व्हेनेवर वी सब्ट्रैक्ट डिप्रिसिएशन फ्रॉम ग्रॉस थिंग, ठीक है, जो भी ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट हो या GDP हो, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट या ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, उसमें से जब भी आप डिप्रिसिएशन को माइनस कर दोगे तो आपको नेट में जो है वो फिगर्स मिल जाएंगी। क्लियर, डिप्रिसिएशन क्या होता है, जैसे आपने मशीनरी एक ली है या आपने होम एक बाय किया है, तो विद ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम जो है वो उसकी वैल्यू जो है वो कम हो जाएगी, मतलब वो डिप्रिशिएट हो गया, ठीक है, प्रोडक्ट जो है वो थोड़ा सा डिप्रिशिएट हो जाता है। और नेशनल इनकम क्या होती है, नेशनल इनकम क्या होती है, NNP एक्ट फैक्टर कॉस्ट। नॉर्मली जो है वो अभी हम बात कर रहे थे NNP एट मार्केट प्राइस की, ठीक है। जब हम GDP की बात करते हैं, एक होता है GDP एट मार्केट प्राइस, एक होता है GDP एट फैक्टर कॉस्ट। करंटली इंडिया में क्या यूज़ करते हैं, GDP एट करंट प्राइसेस दैट इज मार्केट प्राइस यूज़ करते हैं, ये आपको ध्यान में होनी चाहिए चीज़। करंटली इंडिया जो है वो GDP एट मार्केट प्राइस पे चल रहा है, राइट। एंड नेशनल इनकम की जब हम बात करते हैं एज पर NCERT, नेशनल इनकम क्या है, NNP एट फैक्टर कॉस्ट। ये भी आपको ध्यान में रखना है कि फैक्टर कॉस्ट पे कौन सी है और मार्केट प्राइस पे कौन सी चीज़ है। तो फैक्टर कॉस्ट जो मार्केट प्राइस अब पहले देख लेते हैं, फिर हमको पता चलेगा कि हम नेशनल इनकम जो है वो कैसे कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। तो जब भी हमने फैक्टर कॉस्ट से मार्केट प्राइस पे जाना है, फैक्टर कॉस्ट कब होगी, जब फैक्ट्री में कोई चीज़ प्रोड्यूस हुई है, ठीक है। इट मीन्स ये शो करता है आपको फैक्ट्री में क्या सिचुएशन है, फैक्ट्री में क्या प्राइसेस हैं चीज़ के, ठीक है। एंड मार्केट प्राइस क्या है, जब आप मार्केट में चीज़ आ गई है उस पर टैक्सेस वगैरह लग रहे हैं, ठीक है, तो उन सिचुएशन की बात कर रही है। तो जब भी हमको फैक्टर कॉस्ट जो मार्केट प्राइस जाना है, आपको इनडायरेक्ट टैक्सेस ऐड कर देने हैं उसमें, ठीक है। क्यों, डायरेक्ट टैक्सेस तो लगेंगे नहीं, क्योंकि वो तो आपकी इनकम पे लगते हैं डायरेक्टली, जैसे इनकम टैक्स वगैरह हो गया। मार्केट में कोई भी चीज़ आ रही है तो हम इनडायरेक्ट टैक्स उस पर पे करते हैं, जैसे कि आपका GST हो गया, ठीक है, GST आप पे करते हो हर एक चीज़ पे। तो ऐड करनी है आपको इनडायरेक्ट टैक्सेस, एंड सब्सिडीज जो है वो माइनस कर देनी है। सब्सिडीज आपको मिली होती है फैक्ट्री में जब आप इनपुट्स दे रहे हो, आपको पावर सब्सिडी मिली है, ठीक है, आपको वाटर सब्सिडी मिली है, ये सब चीज़ें जो है सब्सिडी जो है वो हमेशा मिलती है आपको फैक्ट्री में जब आप चीज़ प्रोड्यूस कर रहे हो, ठीक है, इनपुट के तौर पे मिलती है। तो इसीलिए
अब आपको मार्केट प्राइस में जाना है तो सब्सिडी थोड़ी ना आप ऐड करोगे, उसको तो आप माइनस करोगे जो फैक्ट्री में ऑलरेडी यहाँ पे मिली थी। तो सब्सिडीज माइनस कर दी, मार्केट में जाके आप पे टैक्स लगेगा तो टैक्स को ऐड कर दो, तो ये आप आ जाओगे मार्केट प्राइस पे। एंड जब उल्टा आपको जाना है, मार्केट प्राइस टू फैक्टर कॉस्ट जाना है, तो इनडायरेक्ट टैक्सेस माइनस हो जाएंगे, सब्सिडीज जो है वो ऐड हो जाएंगी। सेम कॉन्सेप्ट यहाँ पे लगेगा। तो NNP एट फैक्टर कॉस्ट जब आपको निकालना है वो क्या हो जाएगा, NNP एट मार्केट प्राइस। पहले आपने देखा ना NDP, सॉरी ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, GNP। इससे अगर आपको NNP पे जाना है तो आपको क्या करना होगा, GNP माइनस डेप्रिसिएशन आपने करना है। ठीक है, तो आप कहाँ पे आ जाओगे, आप आ जाओगे NNP पे। ठीक है, तो नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि जब आपको NNP एट फैक्टर कॉस्ट निकालना है, ठीक है, तो क्या होगा, NNP एट मार्केट प्राइस माइनस इनडायरेक्ट टैक्सेस प्लस सब्सिडीज। ये वाला हमने फॉर्मूला यहाँ पे लगाया हुआ है। ठीक है, फैक्टर कॉस्ट हमने निकालनी है तो ऑब्वियसली मार्केट प्राइस टू फैक्टर कॉस्ट आना है। ठीक है, तो जब आप फैक्ट्री की तरफ जा रहे हो क्या करोगे, टैक्सेस तो वहाँ पे लगने नहीं है, तो टैक्सेस को माइनस कर दो। यहाँ पे फैक्ट्री में सब्सिडीज मिलती हैं तो उसको ऐड कर दो, खत्म। और इसी चीज़ को NNP एट फैक्टर कॉस्ट को ही कहा जाता है नेशनल इनकम ऑफ इंडिया एज पर दी NCERT क्लास 12th। आई होप दिस इज क्लियर। अब नेक्स्ट इज GVA, ग्रॉस वैल्यू एडिड। वैल्यू एडिड मीन्स जब भी आपने कोई चीज़ प्रोड्यूस की है, आपने उसकी हर एक स्टेज पे क्या वैल्यू ऐड की है। जैसे फर्स्टली मान लो एक रॉ मटेरियल है, सिंपली हाँ मान लो ऐसे ग्रेन्स हैं, ठीक है, ग्रेन्स एंड सीरियल्स वगैरह पड़े हुए हैं, इसको आपने थोड़ी सी वैल्यू एडिशन करनी है। ये तो इनपुट है, प्योर इनपुट है, इसमें आपने कुछ वैल्यू एडिशन की, इसकी पैकेजिंग वगैरह अच्छे से की। ठीक है, पैकेजिंग की, ब्रांडिंग वगैरह की, एडवर्टीजमेंट वगैरह की। ठीक है, तो ये सब क्या आ गया, इसमें वैल्यू एडिशन की है आपने, और अब उसकी प्राइस जो है वो बढ़ जाएगी। ठीक है, पैक्ड प्रोडक्ट आपको मिलेंगे अच्छे से, तो ये चीज़ जो है वैल्यू एडिशन है। तो अगर आपको निकालने की ग्रॉस वैल्यू एडिड क्या है, तो आउटपुट जो भी आई है, दिस इज योर आउटपुट, उसमें से आपने माइनस करना है इनपुट, और ये आपका आ जाएगा वैल्यू एडिशन। ठीक है, एंड GVA याद रखना है, जब भी हम वैल्यू एडिशन की बात करते हैं ये हमेशा सेक्टर स्पेसिफिक फिगर्स देता है हमको, और GDP की जब आप बात करते हो वो आपको सारे सेक्टर्स का सम देता है। ठीक है, GVA ऑफ ऑल सेक्टर्स जब आप उसको सम करोगे तो ओवरऑल फिगर्स प्रोवाइड करता है GDP। ठीक है, अलॉन्ग विद टैक्सेस एडेड एंड सब्सिडीज डिडक्टेड। नेक्स्ट अगर हम देखते हैं मेथड्स टू कैलकुलेट नेशनल इनकम और GDP जो है वो भी आप इसी मेथड से जो है कैलकुलेट कर सकते हो। 3 मेथड्स होते हैं। तो फर्स्टली हम बात करते हैं इनकम मेथड की। ठीक है, तो इनकम मेथड क्या, इनकम आप कितनी दे रहे हो अपने एम्प्लॉइज़ को। ठीक है, कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज़, कितनी इनकम जो है वो जनरेट हो रही है एम्प्लॉइज़ के लिए। तो जैसे लैंड है उस पर इनकम क्या होगी, रेंट एंड रॉयल्टी। देन आपने लोन दिया है किसी को, उस पर क्या इनकम होगी, इंटरेस्ट। देन एंटरप्रेन्योरशिप, आपने अपने स्किल्स वगैरह लगाए हैं, इनोवेशन लगाई है, उस पर आपको प्रॉफिट मिल रहे हैं, वो आपकी इनकम है। एंड कुछ होती है मिक्स्ड इनकम। तो ये सभी को जब आप ऐड करोगे तो आपको टोटल GDP मिल जाएगी। नेक्स्ट वन इज एक्सपेंडिचर मेथड। तो एक्सपेंडिचर मतलब कहाँ कहाँ पे आपका खर्चा हो रहा है। तो एक तो प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर जो भी होगा, ठीक है, प्राइवेट पीपल का। देन गवर्नमेंट का जो भी फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर है। देन ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन जो है एंड नेट एक्सपोर्ट्स, इन सभी को हम ऐड करते हैं तो वो हो जाता है एक्सपेंडिचर मेथड। इसको आप एक निमोनिक्स के थ्रू याद कर सकते हो, चिग्सम, CIGXM। C इज फाइनल कंजम्पशन है, जो भी प्राइवेट कंजम्पशन है, ठीक है, प्राइवेट कंजम्पशन, उसको आपने C लिखा हुआ है। I मीन्स इन्वेस्टमेंट। सो इन्वेस्टमेंट मीन्स ये जो ग्रॉस कैपिटल डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन है, कैपिटल मीन्स वही इन्वेस्टमेंट आपने किया तो कैपिटल फॉर्मेशन हुआ, तो दैट इज कॉल्ड एज I आ जाएगा इन्वेस्टमेंट। G है गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, ठीक है, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर। एंड XM क्या है, एक्सपोर्ट माइनस इम्पोर्ट, ठीक है, एंड इसको कहते हैं नेट एक्सपोर्ट्स। तो ये चिग्सम के थ्रू आप याद कर सकते हो एक्सपेंडिचर मेथड। एंड जब आप इन सबको ऐड करते हो तो आपको मिलता है GDP एट मार्केट प्राइस। एंड जब आप इसमें डेप्रिसिएशन माइनस कर दोगे तो क्या हो जाएगा, आपका NNP बन जाएगा, NDP बन जाएगा, सॉरी। देखो ना, ग्रॉस है, यहाँ पे ग्रॉस है,
ग्रॉस से नेट बनाना है तो माइनस डेप्रिसिएशन कर दिया, ठीक है। एंड मार्केट से आपने फैक्टर कॉस्ट पे जाना है तो आपने माइनस नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस कर दिया, तो वो क्या बन गया, डोमेस्टिक इनकम एट फैक्टर कॉस्ट, दैट इज एनडीपी एट फैक्टर कॉस्ट। एंड जब आप इसमें एनएफआईए ऐड कर दोगे वो नेशनल इनकम बन जाएगा एट फैक्टर कॉस्ट, ठीक है। ज़्यादा इसमें कंफ्यूज नहीं होने, ये तो क्वेश्चन नहीं पूछेंगे ना कि इसको कैलकुलेट कैसे करना है, बस बेसिक आपको कॉन्सेप्ट जितने अभी तक समझे हैं कि आपको जीडीपी से एनएनपी में जाना है तो आपको क्या करना होगा, माइनस डेप्रिसिएशन करना होगा, ठीक है। मतलब ग्रॉस से नेट में जाना है तो हमेशा डेप्रिसिएशन करना होगा माइनस, ठीक है। एंड सिमिलरली जब आपको जीडीपी से आपको जीएनपी में जाना है तो आपको क्या करना है, प्लस नेट फैक्टर इनकम अर्न फ्रॉम अब्रॉड, ठीक है। ये कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट है जो पता होने चाहिए। एंड हमने जो पढ़ा कि फैक्टर कॉस्ट जो मार्केट प्राइस जाना है उसमें हमने क्या करना है, मार्केट में जाना है तो इनडायरेक्ट टैक्सेस जो है वो ऐड हो जाएंगे और सब्सिडीज जो हैं अगर कोई है तो वो माइनस हो जाएंगी। क्लियर। थर्ड मेथड इज वैल्यू एडेड मेथड, इसको प्रोडक्शन मेथड भी कहते हैं, ठीक है, प्रोडक्शन मेथड। सो इसमें क्या होता है, जीवीए एट मार्केट प्राइस ऑफ प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर, टर्शियरी सेक्टर, तीनों का ऐड कर दोगे आपको जीडीपी एट मार्केट प्राइस मिल जाएगा। फिर वही सेम फॉर्मूला लगाओगे तो ये आपको फैक्टर कॉस्ट भी मिल जाएगा एंड देन एनएफआईए को ऐड करोगे तो नेशनल इनकम आपका मिल जाएगा। सेम चीज़ें हैं यहाँ पे। नेक्स्ट चलते हैं, कुछ बेसिक टर्म्स हैं जैसे कि नॉमिनल जीडीपी क्या होता है, रियल जीडीपी क्या होता है, व्हाट इज बेस ईयर, ठीक है। तो नॉमिनल जीडीपी होता है जब आप करंट मार्केट वैल्यू देखते हो, करंटली जो है मार्केट में क्या वैल्यू है सभी गुड्स एंड सर्विसेज की, उसके हिसाब से आप जीडीपी कैलकुलेट करते हो, दैट इज कॉल्ड एज नॉमिनल जीडीपी। रियल जीडीपी क्या होता है, आपने कोई एक बेस ईयर सेलेक्ट कर लिया, मान लो आपने 2015 को एज अ बेस ईयर सेलेक्ट कर लिया, तो आपने उसके हिसाब से देखना है कि उस टाइम पे चीज़ के प्राइसेस क्या थे, ठीक है, और उस टाइम पे कितनी जीडीपी थी, ठीक है, सबको ऐड करके। एंड आज जो है वो 2023 में आज कितनी जीडीपी बन रही है, ठीक है, उस हिसाब से आपको समझ आएगा कि यार उस टाइम पे जो है वो 10 चीज़ें प्रोड्यूस हुई थी, मतलब 10 कार्स जो है प्रोड्यूस हुई थी, इसकी जीडीपी इतनी थी, आज जो है वो 12 कार्स प्रोड्यूस हुई हैं तो उसकी जीडीपी इतनी है। बेसिकली वो एडजस्ट करते हैं बेस ईयर से, ठीक है, बेस ईयर से जब भी एडजस्ट करते हैं जीडीपी को तो उसको रियल जीडीपी कहेंगे, बस ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। एंड बेस ईयर करंटली कितना है, 2011-12 जो है वो हम करंटली यूज़ करते हैं एज अ बेस ईयर टू कैलकुलेट जीडीपी, रियल जीडीपी, ठीक है। एंड चेंज इन जीडीपी कैलकुलेशन जो है वो अब मार्केट प्राइस से करते हैं। बेसिकली पहले क्या था, पहले फैक्टर कॉस्ट से कैलकुलेट करते थे जीडीपी, अभी जो है वो मार्केट प्राइस से कैलकुलेट होती है। और बेस ईयर क्या है, 2011-12। सिमिलरली और भी कुछ टर्म्स हैं जैसे कि पर्सनल इनकम क्या होती है, तो इनकम विच इज़ एक्चुअली ऑब्टेन्ड बाय नेशनल्स। तो इसका अगर हम फॉर्मूला देखेंगे, नेशनल इनकम मतलब पूरे अपने नेशन में जो है वो कितनी इनकम है वो तो अलग है, बट पर्सनल इनकम इंडिविजुअल्स की कितनी है, तो नेशनल इनकम में से आप माइनस कर दोगे अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट्स ऑफ कॉरपोरेशन, क्योंकि ये जितने भी कॉरपोरेशन है, कोई भी कंपनी है, ठीक है, उनके कुछ प्रॉफिट्स होते हैं वो आपने डिस्ट्रीब्यूट कर दिए, तो उस चीज़ को आप माइनस कर दो इनकम से, नेशनल इनकम से। देन जो अपने सोशल सिक्योरिटी प्रोविजंस हैं जैसे कि ईपीएफओ वगैरह में आपका कॉन्ट्रीब्यूशन जाएगा, उसको भी आप माइनस कर दो। कॉर्पोरेट टैक्स जो भी आप लगा रहे हो वो भी माइनस कर दो। एंड जो गवर्नमेंट ने ट्रांसफर पेमेंट्स की हैं वो ऐड कर दो। ये चीज़ें माइनस, टैक्सेस जितने भी होंगे, सोशल सिक्योरिटी के जो भी डिडक्शंस होती हैं जैसे ईपीएफओ वगैरह के लिए आपके डिडक्शंस होंगी, ठीक है, एनपीएस डिडक्ट होता है, वो सारी जो चीज़ें हैं वो आप जो है वो माइनस कर देंगे। जो प्रॉफिट्स जो कॉर्पोरेशन के हैं उनको आप माइनस कर देंगे नेशनल इनकम में से। तो और ऐड भी करनी है कुछ चीज़ें। ऐड क्या करेंगे आप, जैसे गवर्नमेंट ने कुछ आपको ट्रांसफ़र पेमेंट्स दी हैं, ठीक है, आपको मान लो आपकी पेंशन है कोई, या आपको कोई ट्रांसफर पेमेंट दी है बेसिकली, या फिर कोई अनएम्प्लॉयमेंट कंपनसेशन दे दिया, इस तरीके की जो भी चीज़ें हैं वो ऐड हो जाएंगी। बिजनेस ट्रांसफ़र पेमेंट्स, ये भी ट्रांसफ़र पेमेंट्स हैं, वो सारी ऐड होंगी। एंड जो गवर्नमेंट आपको इंटरेस्ट पे कर रहा है, मान लो आपने सेविंग जो है वो कर रखी है किसी बैंक में, किसी गवर्नमेंट बैंक में, वो आपको वहाँ से इंटरेस्ट मिल रहा है, ठीक है, तो वो हो गया कि गवर्नमेंट नेट इंटरेस्ट कितना पे कर रहा है। मतलब ये थोड़ा लेमन लैंग्वेज में समझने की कोशिश कर रहे हैं हम, तो उनको हम कहेंगे पर्सनल इनकम, ठीक है। टैक्सेस वगैरह सब माइनस कर दिए,
प्रॉफिट्स वगैरह कॉर्पोरेशन के माइनस कर दिए नेशनल इनकम में से, ट्रांसफर पेमेंट ऐड कर दी और इंटरेस्ट पेड बाय गवर्नमेंट वो ऐड कर दिया, दैट इज कॉल्ड एज पर्सनल इनकम। अब पर्सनल इनकम तो देख ली, बट पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम क्या है, ये एक अलग टर्म है। ये इनकम है कि आपके हाथ में एक्चुअल कितनी इनकम है जो कि आप खर्च कर सकते हो अभी के अभी, ठीक है। तो व्हेन पर्सनल डायरेक्ट टैक्सेस आर सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द पर्सनल इनकम, तो पर्सनल टैक्सेस जो है जब वो भी आप सब्ट्रैक्ट करोगे पर्सनल इनकम में से, तो यहाँ पे आपने कौन सी टैक्सेस जो है वो माइनस किए हैं, कॉर्पोरेट टैक्स आपने माइनस किया है, ठीक है। बट पर्सनल टैक्सेस जो है, डायरेक्ट टैक्सेस जो है, जब आप उनको माइनस करोगे पर्सनल इनकम में से, तब जाके आपको पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम मिलेगी, ठीक है। तो टोटली पर्सनल इनकम, इसमें से जो पर्सन के ऊपर भी डायरेक्ट टैक्सेस लग रहे हैं उसको भी माइनस करो तो आपको मिल जाएगी पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम। यहाँ पे आपको एक और टर्म पता होनी चाहिए, पर कैपिटा इनकम ऑफ अ कंट्री, मतलब पर पर्सन कितनी इनकम आ रही है एक कंट्री में। तो नेशनल इनकम को आप डिवाइड कर दें विद द पॉपुलेशन ऑफ द कंट्री, ठीक है, तो आपको मिल जाएगा पर कैपिटा इनकम ऑफ द कंट्री। अब हमको एक मिनिस्ट्री के बारे में जानना ज़रूरी है, क्योंकि यही जो है इसी मिनिस्ट्री के अंदर एक बॉडी है NSO, जो कि आपका GDP कैलकुलेट ये फिगर्स जो है वो देता है आपको, ठीक है, वही मेजर करता है। तो मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन, MOSPI बोलते हैं इसको शॉर्ट में। तो ये इसके बारे में जानना ज़रूरी है। इसमें 2 विंग्स आते हैं, फर्स्ट इज स्टैटिस्टिक्स विंग, सेकेंड इज प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन विंग। स्टैटिस्टिक्स विंग जो है उसी को बोलते हैं NSO, दैट इज नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस, एंड इसको हेड करते हैं सेक्रेटरी ऑफ MOSPI। अब ये NSO जो है, दैट इज ये जो इनका स्टैटिस्टिक्स विंग है, ये 3 बॉडीज आती हैं इसमें। एक आता है CSO, सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑफिस, एक आता है कंप्यूटर सेंटर, एक आता है नेशनल सैंपल सर्वे ऑफिस, NSSO। पहले क्या था, ये NSSO जो है 1950 का बना हुआ है। पहले ये एक इंडिपेंडेंट बॉडी हुआ करती थी, अभी करंटली जो है इसको मर्ज कर दिया है विद CSO टू फॉर्म NSO, ठीक है। तो मतलब अभी जो है NSO के अंडर आती है, अभी ये इंडिपेंडेंट बॉडी नहीं रही है। तो इसीलिए गवर्नमेंट को इस बारे में काफ़ी क्रिटिसिज्म भी फेस करना पड़ा था कि आपने उसकी ऑटोनॉमी जो है वो छीन ली है। तो दैट्स अ डिफरेंट स्टोरी। और दूसरा जो है CSO, ये 1951 में बना था। अब हमने देखे इनका फंक्शन क्या होता है, ठीक है। NSSO एंड CSO दोनों में डिफरेंस क्या है। तो NSSO अभी तक क्या करता था, ये सोशियो इकोनॉमिक सर्वे जो भी होते थे, सोशल और इकोनॉमिक सिचुएशन जो है कंट्री की वो दिखाता था, जैसे पॉवर्टी कितनी है, अनएम्प्लॉयमेंट डेटा वगैरह देता था, वो NSSO करता था। On the other hand, data like GDP, national income, annual survey of industries, economic census, industrial index of industrial production, then 5-year प्लान जो होते थे उसका जो भी वर्क कितना प्रोग्रेस ये सब हुआ है, उन सारे डेटा जो है वो सारा डेटा CSO देता था, ठीक है। अभी क्या है, इनको मर्ज कर दिया है NSO के अंदर, और अभी NSO जो है वो GDP वगैरह का डेटा, मतलब ओवरऑल जो है वो NSO जो है उसी की सुपरविजन में ये डेटा जो है रिलीज होता है। दूसरा अगर हम बात करते हैं प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन विंग, इसमें 3 डिविजन्स होती हैं। फर्स्ट इज 20 पॉइंट प्रोग्राम, देन इंफ्रास्ट्रक्चर मॉनिटरिंग एंड प्रोजेक्ट मॉनिटरिंग होता है, और MP लैड स्कीम। ये मैंने MP लैड्स जो है वो बताने के लिए आपको किया है कि ये जो है प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन विंग ऑफ MOSPI, उसके अंडर आती है ये स्कीम। तो बस ये मिनिस्ट्री पता होनी चाहिए, ठीक है। ये हमारा फर्स्ट चैप्टर यहाँ पे ख़त्म होता है। सेकेंड चैप्टर इज इन्फ्लेशन। तो इन्फ्लेशन क्या होता है, इट इज़ राइज इन जनरल प्राइस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, ठीक है। तो जनरल प्राइस जितना भी चल रहा है उससे अगर राइज कर जाता है तो उसको इन्फ्लेशन कहते हैं। मतलब यहाँ पे कस्टमर्स की परचेजिंग पावर जो है वो कम हो जाती है, उनको ज़्यादा पैसा देना पड़ता है सेम चीज़ को बाय करने के लिए, बिकॉज चीज़ का जो प्राइस है वो बढ़ गया तो आपको ज़्यादा पैसा देना पड़ रहा है उस चीज़ को बाय करने के लिए। इन्फ्लेशन जो है वो जनरली आप 2 तरीके से जो है मेजर कर सकते हो, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स एंड होलसेल प्राइस इंडेक्स, ठीक है। RBI जो है वो CPI को यूज़ करता है, दैट इज़ कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स यूज़ करता है टू मेजर इन्फ्लेशन, एंड वो भी CPI कंबाइंड। CPI में भी बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे CPI रूरल, अर्बन, इंडस्ट्रियल वर्कर्स, तो CPI कंबाइंड भी है एक, उसको ये यूज़ करता है, ठीक है, इन्फ्लेशन का डेटा देने के लिए। आई होप यहाँ तक क्लियर है। अब हम चलते हैं CPI एंड WPI में डिफरेंस पढ़ेंगे हम। तो फर्स्टली देखते हैं कि इनको रिलीज़ कौन करता है। तो CPI को रिलीज़ करता है नेशनल स्टैटिस्टिक्स ऑफिस, दैट इज़ NSO,
अंडर मॉस्पी, एंड WPI को दैट इज होलसेल प्राइस इंडेक्स को रिलीज करते हैं ऑफिस ऑफ इकोनॉमिक एडवाइजर, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री में DPIIT होता है, डिपार्टमेंट ऑफ प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्रियल ट्रेड, कुछ ऐसा करके है ये, ठीक है। तो ये इसके अंडर आता है ऑफिस ऑफ इकोनॉमिक एडवाइज़र, तो वो इसको रिलीज़ करते हैं। कितना उन्होंने कब रिलीज़ करना होता है? CPI जो है वो मंथली बेसिस पे रिलीज़ होता है, WPI जो है वो वीकली एंड मंथली बेसिस पे होता है। कुछ चीज़ों के लिए जैसे प्राइमरी गुड्स हो गया, फ्यूल हो गया, पावर हो गया, उनके लिए वीकली होता है, एंड अदर चीज़ों के लिए मंथली होता है। WPI जो है होलसेल प्राइस इंडेक्स, वहाँ पे सिर्फ गुड्स ही आपको होलसेल पे मिलती है ना, सर्विसेज तो होलसेल पे नहीं मिलती, तो ओनली गुड्स ही यहाँ पे मेजर करते हैं। बट ऑन द अदर हैंड CPI में दोनों गुड्स एंड सर्विसेज जो है वो मेजर होती हैं। देन WPI जो है वहाँ पे 697 आइटम्स जो है वो कवर्ड होती हैं, ठीक है। एंड CPI में अगर आप देखोगे 448 जो है वो रूरल बास्केट पे है, एंड 460 जो है वो अर्बन बास्केट में, मतलब ज़्यादा है यहाँ पे। एंड बेस ईयर अगर आप देखेंगे तो WPI का है 2011-12, GDP का भी सेम है, और CPI का है 2012। कहीं कहीं जगह पे इसको 2011-12 भी लिखा है, तो काइंड ऑफ दोनों सही हो जाएंगे। अच्छा, अब ये भी देखो कि WPI जो है वो इन्फ्लेशन देखता है प्रोड्यूसर लेवल पे, क्योंकि आप होलसेल प्राइस पे आप चीज़ें कब लेते हो, जो प्रोड्यूसर है उससे थोड़ा सा चीज़ें बाहर आई, ठीक है, तो प्रोड्यूसर लेवल पे ही आप जो है वो प्रोडक्ट जो है वो ले लेते हो, तो इन्फ्लेशन आपको वहीं पे मेजर हो जाती है। जबकि CPI जो है वो कंज्यूमर लेवल पे आके तब उसके प्राइस लेवल बताता है, ठीक है। ये भी चीज़ें पता होनी चाहिए। अब इनकी वेटेज अगर हम देखें तो पहले हम देखते हैं WPI में जो है किस किस चीज़ की क्या वेटेज है। तो मैन्युफैक्चर प्रोडक्ट्स की सबसे ज़्यादा वेटेज है, ऑलमोस्ट 65%, ये पूछा जा सकता है, ठीक है। फ्यूल एंड पावर की बाद में आते हैं। प्राइमरी आर्टिकल्स की है सेकेंड नंबर पे, 20% वेटेज है। तो फर्स्ट आता है मैन्युफैक्चर प्रोडक्ट्स, देन प्राइमरी आर्टिकल्स, लास्ट में आता है फ्यूल एंड पावर। क्लियर? वहीं पे अगर हम बात करते हैं कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स की, तो फूड एंड बेवरेजेस की सबसे ज़्यादा वेटेज है, ऑलमोस्ट 46 वेटेज है, ठीक है। देन मिसलेनियस चीज़ों की है तो इसको छोड़ो। उसके बाद आता है हाउसिंग का है 10% वेटेज। देन फ्यूल एंड लाइट आता है 6% वेटेज, एंड क्लॉथिंग एंड फुटवेयर है 6, ठीक है। तो फर्स्टली आ गया फूड एंड बेवरेजेस, देन हाउसिंग, देन फ्यूल एंड लाइट, बस इतना याद कर लो, दैट इज इनफ, ठीक है। अब CPI हमने देखा कि डिफरेंट तरह का भी CPI होता है। CPI इंडस्ट्रियल वर्कर्स जो है, देन एग्रीकल्चर लेबर, देन रूरल लेबर, ठीक है। तो ये 3 तरह के जो लेबर हैं, इंडस्ट्रियल वर्कर्स, एग्रीकल्चर लेबर एंड रूरल लेबर, इन सब का जो CPI है वो लेबर ब्यूरो रिलीज करता है, ठीक है, अंडर मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट। इनका जो बेस ही अगर हम देखें तो एग्रीकल्चर ये जो है एग्रीकल्चर लेबर एंड रूरल लेबर दोनों का ही है 1986 to 87, ठीक है, ये है इनका बेस ईयर। एंड CPI का भी रिसेंटली चेंज हुआ था इंडस्ट्रियल वर्कर्स के लिए, 2016 जो है ये इसका बेस ईयर है, वेरी इंपॉर्टेंट। एंड बाकी जो है रूरल, अर्बन एंड कंबाइंड, ये सब निकालता है NSO, ठीक है। बाकी ये 3 हमने देख ली, लेबर ब्यूरो रिलीज करता है। एक और इम्पॉर्टेंट इंडेक्स है जो कि हमको पता होना चाहिए, इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन, IIP। तो इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन कौन रिलीज करता है? NSO रिलीज करता है मंथली बेसिस पे, जस्ट लाइक CPI। बेस ईयर जो है 2011-12 है, जस्ट लाइक WPI एंड GDP। इस पे अगर हम देखें कि ये कितना है, वेटेज कितना है, तो मैन्युफैक्चरिंग को 77% वेटेज है, माइनिंग को आता है 14% वेटेज, एंड इलेक्ट्रिसिटी को आता है ऑलमोस्ट 8% वेटेज। तो सबसे पहले मैन्युफैक्चरिंग जैसे कि WPI में था, देन माइनिंग है यहाँ पे जो कि प्राइमरी एक्टिविटी ही हो गया, एंड थर्ड है यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। तो ये WPI से थोड़ा मैच करता है, बेस ईयर भी, दिस भी, लेकिन हाँ रिलीज जो करता है बॉडी वो NSO है, ये याद रखनी है, एंड मंथली बेसिस पे होता है। अब ये जो इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन है ना, इसी में कुछ 8 कोर इंडस्ट्रीज है। देखो इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन की बात कर रहे हैं ना, तो बहुत सारी इंडस्ट्रीज कवर्ड होंगी, बट 8 ऐसी कोर इंडस्ट्रीज हैं जिनकी वेटेज 40% है इस इंडेक्स में, ठीक है। तो वो अलग से 8 कोर इंडस्ट्रीज जो है उसका अलग से एक इंडेक्स रिलीज होता है, ठीक है। वो कौन रिलीज करता है? ऑफिस ऑफ इकोनॉमिक एडवाइजर, जो कि WPI भी रिलीज करता है, ठीक है।
और इसको हमने याद करने का, इसका वेटेज जो है वो हम याद करेंगे थ्रू अ निमोनिक। तो जैसे ये हमने निमोनिक बनाया है, ये वेटेज के हिसाब से है कि पहला आर का वेटेज ज़्यादा है, फिर ई का ज़्यादा है, उस तरीके से, ठीक है। तो रेस्क्रीक RESCRR, बाकी ये जो है ई के इसका कोई मतलब नहीं है, ये बस याद करने के लिए। एंड NCF, ठीक है। आर से आता है आपका रिफाइनरी, लेट मी चेंज द कलर। तो आर से आता है आपका रिफाइनरी, सबसे ज़्यादा वेटेज। फिर ई से आता है इलेक्ट्रिसिटी, एस से आएगा आपका स्टील, सी से आता है कोल पहले आता है, और CR क्रूड बाद में आता है, ठीक है। देन नेचुरल गैस, सी से सीमेंट, एंड एफ से फर्टिलाइजर, ठीक है। तो ये आई होप क्लियर होगा। नेक्स्ट चीज़ पे चलते हैं, टाइप्स ऑफ इन्फ्लेशन। तो टाइप्स ऑफ इन्फ्लेशन क्या है? फर्स्ट से हम देखते हैं डिमांड पुल इन्फ्लेशन। डिमांड पुल इन्फ्लेशन मतलब किसी चीज़ की डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ गई तो ऑब्वियसली इसके प्राइस भी ज़्यादा बढ़ जाते हैं, ठीक है। डिमांड किसी चीज़ की अगर बढ़ती है तो उसके प्राइस भी बढ़ जाते हैं। ये एक रिलेशन ध्यान में रखना है। जबकि हमने सप्लाई का क्या देखा था, सप्लाई जब भी बढ़ती है तो चीज़ की प्राइस जो है वो कम हो जाती है, ठीक है, एंड वाइस वर्सा। तो डिमांड का देख लिया। कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन क्या है? जब आपने किसी चीज़ की कॉस्ट बढ़ा दी है, ठीक है, तो वो हो जाएगा कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन। कॉस्ट बढ़ गई है, उसकी वजह से इन्फ्लेशन हो रही है। मॉनेटरी इन्फ्लेशन क्या होता है? जब RBI ने बहुत सारी मनी जो है वो प्रिंट कर दी है, बहुत सारी मार्केट में मनी उतार दी है, तो दैट इज कॉल्ड एज मॉनेटरी इन्फ्लेशन। बिल्ट इन इन्फ्लेशन क्या होती है? बिल्ट इन इन्फ्लेशन, ये टर्म इंपॉर्टेंट है, याद रखनी है। इट मीन्स जब फर्म्स जो है वो अपनी लेबर कॉस्ट, मतलब फर्म्स को जो भी लेबर कॉस्ट पे करनी पड़ रही है वो पास ऑन कर देता है कस्टमर्स को, इसीलिए प्रोडक्ट के प्राइसेस जो है वो बढ़ जाते हैं, ठीक है। तो वो हो गया बिल्ट इन इन्फ्लेशन। उन्होंने सिस्टम में ऐसा बना दिया कि इन्फ्लेशन बिल्ट इन हो गई है, लेबर कॉस्ट को कंपनसेट कर रहे हैं कंज्यूमर से हाई प्राइस लेके। अब दो टर्म्स आती हैं, हेडलाइन इन्फ्लेशन एंड कोर इन्फ्लेशन। हेडलाइन इन्फ्लेशन होती है जो टोटल इन्फ्लेशन होती है, टोटल सारी चीज़ों की इन्फ्लेशन को मिला के आप देखोगे हेडलाइन इन्फ्लेशन होती है, ठीक है। और ये लेस एक्यूरेट होती है क्योंकि इसमें से कुछ चीज़ें होती हैं जैसे कि फ्यूल हो गया, फूड हो गया, तो उनकी एक्चुअल में ज़्यादा फ्लक्चुएशन होती है। तो अगर हम उन चीज़ों को निकाल दें, बाकी चीज़ों की इन्फ्लेशन तो ऑलमोस्ट सेम ही है, तो ये एक्यूरेट पिक्चर नहीं प्रोवाइड करती कि किस चीज़ की ज़्यादा इन्फ्लेशन हो रही है, ठीक है। तो उस कंटेक्स्ट में कोर इन्फ्लेशन जो है वो सीन में आता है। कोर इन्फ्लेशन मीन्स हेडलाइन इन्फ्लेशन, मतलब टोटल चीज़ों में जो भी इन्फ्लेशन हो रही है माइनस जो सबसे ज़्यादा फ्लक्चुएट करते हैं उनको माइनस कर दो। तो इन्फ्लेशन इन फूड एंड एनर्जी सेक्टर उनको माइनस कर देंगे तो आपको मिल जाएगा कोर इन्फ्लेशन। मतलब कोर इन्फ्लेशन कितनी है, तो ये दो सेक्टर्स को हटा के कोर इन्फ्लेशन आपको मिल जाती है। नेक्स्ट है प्रॉफिट इंड्यूस इन्फ्लेशन। तो ये वही कि आपने चीज़ों के प्राइसेस इसलिए ज़्यादा कर दिए कि आपको प्रॉफिट ज़्यादा हो, ठीक है। नेक्स्ट आता है स्ट्रक्चरल इन्फ्लेशन। इट मीन्स कि आपका इंस्टीट्यूशनल स्ट्रक्चर या मार्केट स्ट्रक्चर ही खराब है, ठीक है, स्ट्रक्चर में प्रॉब्लम है, तो उसकी वजह से इन्फ्लेशन हो रही है। जैसे कि आर्टिफिशियल स्टोरेज हो रहा है होर्डिंग की वजह से, ठीक है, पुअर एग्रीकल्चर प्रोड्यूस है मॉनसून वगैरह की वजह से, तो वो स्ट्रक्चरल इन्फ्लेशन में आएगा, ठीक है। होर्डिंग हो रहा है तो मार्केट कंडीशन पुअर है, ठीक है। मॉनसून आ रहे हैं तो वो चलो नेचुरल फैक्टर पे डिपेंड करेगा, बट ये स्ट्रक्चरल इन्फ्लेशन में आपका आ जाता है। नेक्स्ट बेस्ड ऑन स्पीड जो है वो हम देखेंगे, चार तरह का इन्फ्लेशन होता है। फर्स्ट इज क्रीपिंग इन्फ्लेशन। क्रीपिंग मतलब थोड़ा सा क्रीप करते हुए चल रहा है अभी, ठीक है, रेंगते हुए चल रहा है। तो जब इन्फ्लेशन जो है वो 1% से 4% के बीच में है उसको हम कहते हैं क्रीपिंग इन्फ्लेशन। वॉकिंग इन्फ्लेशन अब थोड़ा चलना स्टार्ट हो गया, 2 से 10% के बीच में आ गया तो वॉकिंग इन्फ्लेशन। रनिंग 10 से 20% के बीच में आ गया। गैलोपिंग इन्फ्लेशन होता है जब 20 से 1000% के बीच में आ जाता है। और हाइपर इन्फ्लेशन हो गया जबकि कोलैप्स कर गया एकदम आपका इकोनॉमिक सिस्टम, इकोनॉमिक क्राइसिस आ गया है, ठीक है। दो और टर्म्स है जो कि पता होनी चाहिए। फर्स्ट इज स्क्यूफ्लेशन। स्क्यूफ्लेशन मतलब एक स्क्यूड जो आइटम्स हैं, स्क्यूड क्वांटिटी ऑफ आइटम्स हैं, उन्हीं में सिर्फ आपका प्राइस बढ़ रहा है, ठीक है। सिर्फ कुछ ही आइटम से प्राइस बढ़ रहा है, बाकियों में कांस्टेंट है, तो उसको कहते हैं स्क्यूफ्लेशन, ठीक है। स्क्यूड प्रोडक्ट्स एंड इन्फ्लेशन। स्टैगफ्लेशन क्या होता है? इट मीन्स आपका इन्फ्लेशन तो बढ़ रहा है, फ्लेशन मीन्स इन्फ्लेशन तो बढ़ रहा है, लेकिन आपका ग्रोथ जो है, एम्प्लॉयमेंट जो है वो स्टैग्नेंट है, ठीक है। इस टर्म से बना हुआ है स्टैगफ्लेशन। आई होप ये सारी टर्म्स आपको क्लियर होंगी। अभी तक हमने जो भी पढ़ा, WPI, CPI हुआ, IIP हो गया,
इन्फ्लेशन की टाइप्स हो गई, ये सब क्लियर होनी चाहिए, ठीक है। अब एक और टर्म आती है फुल एम्प्लॉयमेंट। फुल एम्प्लॉयमेंट क्या होती है? ऐसी सिचुएशन जहाँ पे सारे रिसोर्सेज ऑफ अ कंट्री दे आर फुली एम्प्लॉयड एंड अपने मैक्सिमम पोटेंशियल पे वो ऑपरेट कर रहे हैं, तो उसको कहते हैं फुल एम्प्लॉयमेंट। अब कुछ टर्म्स आती हैं डिफ्लेशन, डिसफ्लेशन, इन्फ्लेशन, रिफ्लेशन एंड डिप्रेशन, पता होनी चाहिए। तो डिफ्लेशन क्या होता है? जैसे इन्फ्लेशन होता है ना, इन्फ्लेशन, वैसे ही डिफ्लेशन। इन्फ्लेशन मीन जनरल प्राइस लेवल जो है वो बढ़ रहा है, डिफ्लेशन मीन जनरल प्राइस लेवल कम हो रहा है, क्लियर। डिसफ्लेशन क्या होता है? इन्फ्लेशन का उल्टा है डिसफ्लेशन, ठीक है। मतलब कि फॉल इन द रेट ऑफ इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन जब कम होगा ना, उसको बोलेंगे डिसफ्लेशन। इन्फ्लेशन तो हो रहा है अभी भी, बट स्लोअर रेट पे हो रहा है या थोड़ा कम हो गया है, ठीक है। पहले 8% इन्फ्लेशन था, उससे कम हो गए 6% पे आ गया, दैट इज कॉल्ड एज डिसफ्लेशन, ठीक है। बट डिफ्लेशन इज डिफरेंट। डिफ्लेशन मीन्स जनरल फॉल इन प्राइस लेवल, ये चीज़ थोड़ा है डिफरेंस पता होना। नाउ नेक्स्ट टर्म इज रीफ्लेशन। रीफ्लेशन क्या है? इट इज द ऑपोजिट ऑफ डिसफ्लेशन, ठीक है। डिसफ्लेशन, डिसइन्फ्लेशन क्या होता है कि इन्फ्लेशन जो है वो कम हो रही है, इन्फ्लेशन हो रही है बट कम हो रही है, स्लो रेट पे हो रही है। रीफ्लेशन क्या होगा कि जो इन्फ्लेशन कम हो रही है ना, वो आपको पसंद नहीं आ रही, आप उसको स्टिमुलेट कर रहे हो इकोनॉमी को बाय इंक्रीजिंग द मनी सप्लाई, वो आप डिसइन्फ्लेशन को रोकना चाह रहे हो। और कैसे रोकोगे? टैक्सेस वगैरह कम करके, ठीक है। तो आप रिफ्लेट कर रहे हो इकोनॉमी को। डिप्रेशन क्या होता है? ये होता है कि लॉन्ग टर्म में जब इकोनॉमिक एक्टिविटी पे डाउन टर्न आ जाए ना, उसको कहते हैं इकोनॉमिक डिप्रेशन। एक और टर्म आपको बतानी चाहिए इसमें, रिसेशन, ठीक है। पहले रिसेशन आता है, उसके बाद जो है वो डिप्रेशन आता है। तो डिप्रेशन जो है थोड़ा लॉन्ग टर्म का होता है, सस्टेन्ड होता है, और रिसेशन जो है ये आई थिंक 2 कॉन्जिक्यूटिव क्वार्टर्स में जब सेम तरह का मतलब डाउनफॉल देखने को मिलता है इकोनॉमी में, उसको कहते हैं रिसेशन। अच्छा, अब 2 टर्म्स हैं, इन्फ्लेशनरी गैप एंड डिफ्लेशनरी गैप, ये भी टर्म्स पता होनी चाहिए। सो एक सेकेंड, ठीक है। इन्फ्लेशनरी गैप और डिफ्लेशनरी गैप क्या है? फर्स्ट हम देखते हैं इन्फ्लेशनरी गैप क्या है। तो इट इज़ अ सिचुएशन जहाँ पे एग्रीगेट डिमांड इट एक्सीड्स द एग्रीगेट सप्लाई एट फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल। दोनों ही जो है वो फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल की बात कर रहे हैं, बट इसकी डेफिनेशन इम्पॉर्टेंट है। जब डिमांड जो है, एग्रीगेट डिमांड ज़्यादा हो जाती है सप्लाई से, ठीक है, तो इन्फ्लेशनरी गैप हो जाता है। ऑब्वियसली डिमांड ज़्यादा है, सप्लाई कम है, तो जब सप्लाई कम है तो चीज़ों की महंगाई बढ़ जाएगी, ठीक है, तो इन्फ्लेशनरी गैप हो जाएगा। डिफ्लेशनरी गैप क्या है? जब डिमांड जो है, एग्रीगेट डिमांड, वो कम है सप्लाई से, एग्रीगेट सप्लाई से, ठीक है। सप्लाई बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा है, ठीक है, तो डिमांड कम है, तो क्या होगा? प्रोडक्ट के प्राइसेस कम हो जाएंगे, ठीक है, तो वो होता है डिफ्लेशनरी गैप, ठीक है। वैसे याद रख लो, जब डिफ्लेशनरी गैप कब होगा? जब एक्चुअल में डिफ्लेशन की, सॉरी फंबल ज़्यादा हो गया, बट हाँ, क्या है डिफ्लेशनरी गैप? क्या होता है जब डिफ्लेशन हो रही है तभी आपको डिफ्लेशन गैप देखने को मिलेगा। और डिफ्लेशन कब होगी? जब सप्लाई जो है वो ज़्यादा है और डिमांड कम है, ठीक है, बट एट फुल एम्प्लॉयमेंट जो इकोनॉमी काम कर रही है। इन्फ्लेशनरी गैप जो वो डिपिक्ट करता है, रिफ्लेक्ट करता है ओवर एम्प्लॉयमेंट को, ठीक है। मतलब डिमांड ज़्यादा कब होगी? जब लोगों के पास पैसा ज़्यादा है। पैसा ज़्यादा कब होगा? जब एम्प्लॉयमेंट ज़्यादा है, सब लोग एम्प्लॉयड हैं, तो ओवर एम्प्लॉयमेंट के केस में इन्फ्लेशनरी गैप आता है। और अंडर एम्प्लॉयमेंट के केस में डिमांड कम है क्योंकि पैसा ही नहीं है लोगों के पास, सप्लाई ज़्यादा है, तो अंडर एम्प्लॉयमेंट के केस में जो है वो डिफ्लेशनरी गैप होता है। और हाँ, जब इन्फ्लेशनरी गैप है तो ऑब्वियसली आपको रिस्ट्रिक्टिव फिस्कल एंड मॉनेटरी पॉलिसी की ज़रूरत है, ठीक है। गवर्नमेंट स्पेंडिंग कम करो, हायर इंटरेस्ट रेट पे लोन लो, ये हम आगे पढ़ेंगे जब हम प्रॉपरली ये मॉनेटरी टूल्स वगैरह की बात करेंगे, मॉनेटरी पॉलिसी देखेंगे, तब ये चीज़ें समझ में आएगी। और डिफ्लेशनरी गैप जब होता है तो हम एक्सपेंशनरी फिस्कल पॉलिसी या मॉनेटरी पॉलिसी अपनाते हैं, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा पैसा जो है इकोनॉमी में लाने की कोशिश करते हैं।
अब कुछ कर्व्स हैं जो कि आपको पता होनी चाहिए। फर्स्ट इज फिलिप्स कर्व। ये सारी ही जो कर्व्स है ना, हम इन्फ्लेशन चैप्टर पढ़ रहे हैं तो याद रखना है कि हमने इन्फ्लेशन चैप्टर में ये पढ़ा था, ठीक है। तो फिलिप्स कर्व जो है वो इन्वर्स रिलेशनशिप बताता है अनएम्प्लॉयमेंट एंड इन्फ्लेशन में। इन्वर्स रिलेशनशिप मीन्स कि अगर इन्फ्लेशन बढ़ेगा तो अनएम्प्लॉयमेंट जो है वो कम होगी, ठीक है। ये फिलिप्स कर्व बोलता है। प्रोड्यूसर प्राइस इंडेक्स क्या होता है? इट मेजर्स द एवरेज चेंज इन द प्राइसेस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज ईदर एज दे लीव द प्लेस ऑफ प्रोडक्शन। तो जैसे ही प्लेस ऑफ प्रोडक्शन को इन्हें छोड़ा तो उस टाइम पे एवरेज चेंज कितना हुआ, मतलब उसी टाइम पे इन्फ्लेशन कितनी आ गई, उसको ये मेजर करता है। लास्ट बायर्स इंडेक्स क्या होता है? ये भी WPI, CPI, IIP इन सबसे रिलेटेड है। इसको कैलकुलेट करने में यूज़ आता है। एंड ये फर्दर किसको कैलकुलेट करने में यूज़ आता है? इन्फ्लेशन को। तो ये भी इन्फ्लेशन से लिंक्ड है, ठीक है। लास्ट बायर, WPI, CPI इन सबसे लिंक्ड है और ब्रॉडर टर्म में ये इन्फ्लेशन से लिंक्ड है। पास्चर इंडेक्स जो है ये बताता है कि टुडेज बास्केट ऑफ कमोडिटीज़ वो बेस ईयर पे कितना कॉस्ट करता होगा, ठीक है। अगर हम बेस ईयर, आज मान लो कोई चीज़ है वो 100 रुपीज़ की है, तो अगर हम उसको बेस ईयर से कंपेयर करें, मतलब 2015 या 11 से कंपेयर करें, तो उस टाइम पे इस चीज़ का प्राइस क्या था, ठीक है। तो ये चीज़ बताती है पास्चर इंडेक्स। फिशर इंडेक्स क्या होता है? ये कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स होता है, ठीक है। CPI होता है जो कि प्राइसेस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज मेजर करता है। बस याद रखना CPI से रिलेटेड है ये। खत्म। अब ये थोड़ा सा रहता है, इसको देखेंगे। मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी। तो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी एंड कि इन्फ्लेशन टारगेट कितना होना चाहिए, मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी, उसके फंक्शंस क्या होने चाहिए, ये सारी चीज़ें जो है ये बताई थी उर्जित पटेल कमेटी ने, ठीक है। इन्होंने रेकमेंड करी थी, तो कमेटी पता होनी चाहिए। मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी अगर हम बात करते हैं, एक स्टैट्यूटरी बॉडी है, वेरी इंपॉर्टेंट। किस एक्ट के अंदर बनी है? RBI एक्ट 1934 के अंदर बनी है। कब बनी है? ये 2016 में बनी है, ठीक है। और ये इसका फंक्शन क्या है? वही कि प्राइस स्टेबिलिटी मार्केट में रखना, ठीक है। ग्रोथ जो है वो भी बढ़ाना, लेकिन प्राइस स्टेबिलिटी रहनी चाहिए। इन्फ्लेशन वगैरह जो इसको कंट्रोल करना। इट डिटर्मिन्स द पॉलिसी इंटरेस्ट रेट। तो किस इंटरेस्ट रेट पे बैंक जो है वो लोन देगा किसी भी पर्सन को, वो इंटरेस्ट रेट जो है वो डिटर्मिन करता है ये, ठीक है। कमेटी में 6 मेंबर्स होते हैं। 3 जो है वो होते हैं RBI की तरफ से, 3 होते हैं गवर्नमेंट की तरफ से। और जो गवर्नर होते हैं RBI के, वो एक्स ऑफिशियो चेयरमैन होते हैं, ठीक है। एंड इन्फ्लेशन टारगेट जो है हर 5 साल में एक बार सेट करना होता है। कौन सेट करता है इन्फ्लेशन टारगेट? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सेट करती है इन कंसल्टेशन विद द RBI, ठीक है। ये ऑपोजिट कर सकते हैं, फंसाने के लिए स्टेटमेंट कुछ ऐसा आ सकता है कि RBI डिसाइड करता है इन कंसल्टेशन विद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, वो गलत हो जाएगा। गवर्नमेंट डिसाइड करती है एंड RBI से कंसल्ट करती है। करंटली क्या टारगेट है इन्फ्लेशन का? हमको 4% पे इन्फ्लेशन रखनी है एंड +-2 का जो टॉलरेंस हो सकता है, मतलब 2% से 6% के बीच में वैरी कर सकता है। ये हमारा टारगेट है। अच्छा, अब हम देखते हैं इफेक्ट्स ऑफ इंक्रीजिंग इन्फ्लेशन, ठीक है। इन्फ्लेशन अगर बढ़ती है तो क्या क्या बेनिफिट होंगे, क्या डिसएडवांटेजेस होंगे। तो बेनिफिट ये होगा, बिकॉज इस स्टेटमेंट टाइप क्वेश्चन आ सकते हैं। बेनिफिट जो है, ये देखो यहाँ गलत लिखा हुआ है, इट इंक्रीजेज, इट डज नॉट लोअर बट इट इंक्रीजेज द इंटरेस्ट रेट, ठीक है। तो ये आपको फ़ायदा होगा कि इंटरेस्ट रेट जो है, मतलब हाई इंटरेस्ट रेट पे लोन भी दिए जाएंगे। और जब आपने अपना बैंक में पैसा जो है डिपॉजिट करा है, तो आपको वहाँ पे ये जो है इंटरेस्ट है वो ज़्यादा मिलेगा, ठीक है। जब आपने वहाँ पे सेविंग्स की है तो इंक्रीज़ हो जाता है इंटरेस्ट रेट, वो आपको बेनिफिट है उसका। इसमें डेटर का बेनिफिट होता है। डेटर मतलब जिसने लोन लिया हुआ है, ठीक है। देखो, आपने मान लो आज लिया है 10,000 लोन, आपने मान लो कि 3 साल के लिए लोन लिया हुआ है, ठीक है, 10,000। अब 3 साल के बाद जो है इन्फ्लेशन आ गई, उस 10,000 की उतनी वैल्यू रही नहीं, ठीक है। उस 10,000 की वैल्यू अब हो गई है 15,000, ठीक है। मतलब जैसे आपको 10,000 में उस टाइम पे आप जो चीज़ पहले परचेज कर पाते थे, वही चीज़ अब आपको 15,000 में मिल रही है। तो मतलब एक तरह का ये 10,000 की वैल्यू 15,000 में कन्वर्ट हो गई है। बट आपको जो है वो लोन वापस कितना करना है? आपको तो 3 साल बाद 10,000 ही वापस करना है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको बेनिफिट हो गया 5,000 का, ये उस तरीके से समझो। बट ऑन दी अदर हैंड लेंडर्स जो है वो सफ़र करेंगे ना, उनको जैसे
आज की डेट में उनको 15,000 मिलना चाहिए था, ठीक है, बट उन्होंने जितना लेंड किया है वो उसको उसी हिसाब से मिलेगा 10,000 रुपये, ठीक है। या अगर उन्होंने उस टाइम पे इंटरेस्ट रेट कम लगाया था तो वो उतना ही इंटरेस्ट रेट पे करेंगे, ठीक है। तो लेंडर्स यहाँ पे सफ़र करते हैं और जो डेटर है उसको बेनिफिट होता है। आई होप ये क्लियर होगा। अगर नहीं क्लियर हुए तो आप कमेंट सेक्शन में जो अपने डाउट्स वगैरह जितने भी होंगे वो लिख के बताना, तो मैं उसको रिप्लाई कर दूँगी, ठीक है। और क्या है बेनिफिट्स? एक्सपोर्ट जो है हमेशा बेनिफिट करते हैं, क्योंकि जब भी इन्फ्लेशन ज़्यादा होती है ना तो आपकी करेंसी डिप्रिशिएट कर जाती है। देन जब भी इन्फ्लेशन इंक्रीज़ करती है ना तो आपकी परचेजिंग पावर जो है आपकी करेंसी की वो कम हो जाती है और डिप्रिशिएट हो जाती है आपकी करेंसी, ठीक है। करेंसी डिप्रिशिएट हो जाती है मतलब उसकी परचेजिंग पावर कम हो जाती है। जैसे आपके 10 रुपये जो हैं पहले उसकी मान लो 10 टॉफ़ीज़ आती थी, ठीक है, बट इन्फ्लेशन बढ़ गई है, टॉफ़ीज़ जो है महंगी हो गई है, अब वो 10 रुपये में आपकी सिर्फ 5 टॉफ़ीज़ आ रही हैं, ठीक है। करेंसी मतलब आपकी करेंसी की परचेजिंग पावर जो है वो कम हो गई है, ठीक है। करेंसी आपकी डिप्रिशिएट कर गई है, ज़्यादा चीज़ें वो ख़रीद नहीं पा रही है। तो वहाँ पे आपको याद रखना है कि जब भी इन्फ्लेशन ज़्यादा होती है, डेप्रिसिएशन होती है करेंसी, एक्सपोर्ट्स को हमेशा बेनिफिट होता है, ठीक है। ये क्यों होता है? अब देखो, डेप्रिसिएशन का मतलब एक तो वही परचेजिंग पावर कम है। मान लो आपका जो 20 रुपीज़ है, ठीक है, वो $1 परचेज कर पा रहा था पहले, ठीक है। मतलब इसकी परचेजिंग पावर क्या है कि आप 20 रुपये में उतनी चीज़ ले सकते हो जो आप $1 में ले सकते हो, ठीक है। अब आपकी करेंसी हो गई है डिप्रिशिएट, ठीक है, परचेजिंग पावर हो गई है उसकी कम। अब आपको 40 रुपये देने पड़ रहे हैं $1 का सामान लेने के लिए, ठीक है। ये सिचुएशन चल रही है। अब एक्सपोर्ट्स कैसे बेनिफिट होंगे आपके, एक्सपोर्ट्स बढ़ेंगे कैसे आपके? देखो, अब कोई पर्सन है जो कि यूएस में है, उससे कोई इंडिया का प्रोडक्ट खरीदना है, ठीक है। पहले उसको $1 पे करना पड़ रहा था, पे तो वो अपनी करेंसी में कर रहा है ना, उसने $1 पहले उसको पे करना पड़ रहा था 20 रुपये की चीज़ खरीदने के लिए, ठीक है। अब उसको क्या, मान लो 20 रुपये के, मान लो कि एक टी शर्ट आती है, ठीक है, ठीक है, उसको पहले क्या हो रहा था, $1 में एक टी शर्ट मिल रही थी 20 रुपये की। अब उसको सिमिलरली $1 में उसको 2 टी शर्ट्स अब आ जाएंगी 40 रुपये की, लेकिन उसको पे तो $1 करना पड़ रहा है, बट उसको सामान मिल रहा है 2 टी शर्ट्स, ठीक है, 2 टी शर्ट्स मिल रही हैं, बिकॉज इंडिया की करेंसी जो है डेप्रिशिएट कर गई है उसकी वजह से। तो इसलिए हमारे एक्सपोर्ट जो है वो बढ़ेंगे, ठीक है। आई होप ये क्लियर हुआ होगा आपको। बाकी अगर आप डिसएडवांटेजेस की बात करते हैं तो रियल वेजेस जो है वो डिक्रीज़ कर जाएंगे, बिकॉज आप देख रहे हो इन्फ्लेशन की वजह से आपकी जो करेंसी है उसकी वैल्यू कम हो जाती है, परचेजिंग पावर कम हो जाती है, तो रियल वेजेस वहाँ पे आपके एक्चुअल में डिक्रीज़ करते हैं, ठीक है। और बाकी रुपी, परचेजिंग पावर डिक्लाइन, ये सब बाकी कॉमन चीज़ें हैं, ठीक है। सो दिस इज़ इट फॉर दिस लेक्चर। बाकी चीज़ें जो हैं हम चैप्टर 3 मनी एंड बैंकिंग, ये नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करते हैं।